हेलो एंड वेलकम टू सिचुएशन रूम स्पेशल। मैं हूं अनीना फारूक शेख। पहलगाम हमले को एक हफ़्ता एग्जैक्टली आज एक हफ़्ता मुकम्मल हो गया है और उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाना बग़ैर शवाहिद बग़ैर तहकीकात, उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो स्टैंड ऑफ कशीदगी है वो अभी भी बरकरार है। आज एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में अब से कुछ देर पहले DGISPR अहमद शरीफ साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंतहाई अहम उन्होंने भारत के ऊपर क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी का न सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि उन्होंने शवाहिद भी सामने रखे। सीधा आपके सामने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें रखते हैं। वो कहते हैं कि जी भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। आज हम एक नेटवर्क की निशानदही करेंगे और सबूत भी पेश करेंगे। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता एक शख्स जेहलुम बस अड्डे पर हिरासत में लिया जाता है, पकड़ा जाता है। उसके बाद पूरी टाइमलाइन उन्होंने बताई कि ये जो गिरफ्तार शख्स था किस तरह से इसके ड्रोन और मोबाइल का जब फॉरेंसिक किया गया तो उससे ऑडियोज़, मैसेजेस और वीडियोस बरामद हुई जिससे जो क्रॉस बॉर्डर यानी इंडिया में हैंडलर्स थे उनसे राब्ता, पेमेंट ट्रांसफ़र और बहुत कुछ बरामद हुआ और वो सब कुछ उन्होंने सामने रखा। इसके साथ साथ ये भी बताया कि ये जो सारा का सारा मामला है ये रॉ नहीं बल्कि भारतीय आर्मी ने करवाया है। क्या सिग्निफिकेंस है ये जो अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसकी सब कुछ जानते हैं। हमें खुसूसी तौर पर पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। आप दिफाई उमूर पर महारत रखते हैं, इसी के साथ साथ सलामती उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब आपसे शुरू करते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, टाइमलाइन रखी, सबूत रखी, एक एक चीज़ उन्होंने स्लाइड्स पे वीडियोस दिखा के बड़ी तफसील से बताई। उसूलन तो जो इल्ज़ाम लगाता है उसने सबूत पेश करने होते हैं, लेकिन सर ये जो DGISPR ने प्रोएक्टिवली सबूत पेश किए हैं, बताया है उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और कह रहे हैं एक वाक़े की, इसकी अहमियत क्या है, मौजूदा सिनेरियो में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत शुक्रिया अलीना, आपने मदू की आपने ज़बरदस्त प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त पैनल के साथ तीन बुनियादी पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो क्राइसिस है वो डेली और आवरली बेसिस पे एस्केलेट कर रहा है और मैं समझता हूँ जो बयानिए की आपने बात की उसकी जंग में ये एक बहुत ही मुदल्लिल इंफॉर्मेशन डोमेन में उन्होंने सबूत रखे हैं एक हफ्ते के बाद, जिस पूरे एक हफ्ते के दौरान अपने बहुत गम और गुस्से के इजहार और इल्ज़ाम तराशी के बावजूद भारत अक्सर तौर पे नाकाम नज़र आता है सबूत पेश करने के लिए आलमी बरादरी के सामने उन इल्ज़ामात के हवाले से जो कि उसने पाकिस्तान पे या कश्मीरियों पे लगाए हैं। तीन बातें। पहली बात जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो उन्होंने ऑडियो सुनाई भारतीय मिलिट्री ऑफिसर की, उसमें ये बात वाज़ेह होती है कि उनका जो निशाना है वो लाहौर से लेके बलूचिस्तान तक पूरा पाकिस्तान है, नंबर 1। नंबर 2 कि उन्होंने ये भी कहा उसी इंडियन मिलिट्री ऑफिसर ने कि ये एक तवील उल मियाद जंग है, यानी कि ये कोई एक इवेंट, सिचुएशन, क्राइसिस या टारगेट तक महदूद नहीं है। और नंबर 3 ये कि डायरेक्टली इससे साबित होता है कि भारत की मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व है। रॉ तो एक सिविलियन इदारा है, एक इंटेलिजेंस इदारा है, सिर्फ उसका अमल दखल नहीं है बल्कि एक्टिवली वो अपने NCOs, JCOs और सिपाहियों को डिप्लॉय और एम्प्लॉय कर रही है दहशतगर्दी की एक्टिव और डायरेक्ट सपोर्ट और फैसिलिटेशन के लिए। और चौथा पार्ट ये है कि इसके लिए उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी मसलन क्वाडकॉप्टर्स या स्मॉल ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर शेयरिंग ऑफ द एम्यूनिशन। सो ये चार चीज़ें इस टाइम पे क्राइसिस में सामने लाना, जबकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 6 डोमेन्स में पिछले एक हफ्ते से मुकम्मल तौर पे भारत के ऊपर एस्केलेशन डोमिनेंस अचीव कर चुका है। क्विकली मैं बता देता हूँ, पॉलिटिकल डोमेन में हमने ये अचीव किया है कि आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल के मसाइल के बावजूद इस वक्त सियासी जमातें भी मुकम्मल तौर पे फौज और हुकूमत के साथ खड़ी हैं। डिप्लोमेटिक सतह पे भी हम उनको एक्सपोज एंड एम्बैरस कर रहे हैं। इकोनॉमिक लॉस भी हमने उनको ज्यादा कॉज किया है। फौज भी हमारी ज्यादा तैयार है, उनका क्वाडकॉप्टर भी गिराया है। और लीगल डोमेन में भी हमने साबित किया है कि अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारा वहां पर भी स्टांस। ये तीनों आपने बड़े अहम नुक्ते किए हैं, इनके ऊपर भी बाद में जाकर जरा डिटेल में गुफ्तगू करते हैं। बट राशिद साहब आप कहिएगा, DGISPR का ये खास तौर पर कहना कि ये रॉ नहीं बल्कि जो भारतीय आर्मी है, स्टेट पूरी की पूरी स्पॉन्सर करती है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को, इसकी अहमियत क्या है? देखिए, इसकी अहमियत ये है कि वो भारत ने इस वक्त जंग छेड़ रखी है गैर एलानिया, और उसमें नेचुरली आर्मी, उनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है
वो ये इस्तेमाल करती है। और ये क्वाड काप्टर और इस तरह की ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस्तेमाल होती आई है। और बाग में जो वो जिक्र कर रहे थे आईडी जिस तरीके से वो आई, तो वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये क्वाड काप्टर इन द पास्ट मार गिराए भी जाते रहे और अभी भी उसी तरह मौसर जवाब दिया गया है। देखने की बात यह है कि उनके अहदाफ क्या हैं। अहदाफ उनके ये थे 3, एक सिंतास माहदे से निकलना, दूसरा कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस करना और इस स्मोक स्क्रीन के पीछे ये उनसे जो प्रॉपर्टी है वो हथिया लेना, और तीसरी है कि पाकिस्तान को एक नट क्रैकर सिचुएशन में ईस्टर्न बॉर्डर से प्रेशराइज करें और वेस्टर्न बॉर्डर से जो प्रॉक्सीज हैं BLA और TTP उसके जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें टू प्ले इनटू द बिगर गेम। और एज अ रीजनल जेंट आर्मी और सरोगेट वो इस्तेमाल हो रहे हैं एक ग्लोबल पावर के, और ये उनका बड़ा प्लान है। और ये प्लान एक कंटिन्यूअल प्लान है, इसलिए ये उसने कहा है कि ये तवीलुल मायाद है। और क्योंकि भारत में हर 6 महीने बाद एक इलेक्शन हो रहे होते हैं। अब मोदी साहब ने जो जाके बिहार में तकरीर की है, उसने ये इस चीज़ का इरादा किया है कि मैं आखिरी जंग तक जाऊंगा, और इतना इनफ्लेमेबल उनकी अटरेंसेस थी जो ये जाहिर करती हैं कि वो एक, क्योंकि उधर तो कंटिन्यूअल वेस्ट बिहार के बाद वेस्ट बंगाल शुरू हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटका, केरला, तो ये कंटिन्यूअल इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो वो कंटिन्यूअल इससे रैचेट अप करके टेंशन ये फायदा उठाता है इलेक्टोरल गेन्स का भी। कश्मीरियों को इस्तेसाल करना, उनसे प्रॉपर्टी छीनना और सिंतास माहदे से निकलना, ये मल्टीपल अहदाफ थे। मगर अभी एक नैरेटिव फटीग आ गई है मेरे ख्याल है दुनिया में, तो दुनिया इसको आलमी बरादरी ये बयानियां अभी खरीद नहीं रही, बाय नहीं कर रही, और इसलिए उसको अभी ये सिफारती सतह पे भी ये ज़क पहुंच रही है और अजीमत का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही इंडिया में भी एक आला सतह का इजलास हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आगे जाकर, लेकिन भारत का जो ये चेहरा है दुनिया के सामने हम बेनकाब हो। ठीक है, सलीम साफी साहब आप कहिएगा, सर क्या समझते हैं इस वक्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरे सबूत शवाहिद के साथ पूरी टाइमलाइन बताई उन्होंने, एक एक चीज़ शेयर की, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, कितनी ज़रूरी थी है? देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आजकल की दुनिया में जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि बयानिए और प्रोपेगंडे के ज़रिए भी लड़ी जाती है। जिस दिन से ये वाक़या हुआ है उस दिन से इंडियन मीडिया लगा हुआ है और बीजेपी के लोग लगे हुए हैं, और वो पाकिस्तान को इसका ज़िम्मेदार ठहराने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उसके जवाब में पाकिस्तान उनसे सबूत मांग रहा है, और पाकिस्तान ने 2 मेरे ख्याल में इस दौरान मेजर स्ट्रोक कह लिए हैं। एक तो जब प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफ़र की कि किसी थर्ड पार्टी से गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए, और दूसरा आज उन्होंने ये बता दिया, अगरचे इससे उन्होंने खुद कह भी दिया कि सिर्फ ये सबूत नहीं है पाकिस्तान के पास, बल्कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में पाकिस्तान के पास जितने सबूत हैं, जितने शवाहिद हैं, ये एक टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है, उन्होंने ये कह दिया, और ये उसका एक मामूली हिस्सा है। इसी तरह बहुत सारा मवाद और बहुत सारे शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और उसके लिए उन्होंने इस एक केस को बतौर मिसाल पेश कर दिया जो कि ताज़ा तरीन भी था। वरना तो हमारे पास बेयन सबूत जो है इंडियन इन्वॉल्वमेंट की, वो तो कुलभूषण यादव की भी है, जो एक ज़िंदा इंसान की सूरत में यहाँ पे पाकिस्तान की तहवील में है, और पाकिस्तानी सरजमीन से उनको पकड़ा गया था, और उसने भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने के एतराफ़ात किए हैं। तो ज़रूरी ये था कि इंडिया के उस झूठे नैरेटिव के जवाब में सबूत पेश कर दिया जाए। इंडिया लगा हुआ है, उनका मीडिया, उन्होंने पूरा जंगी महाज गर्म कर दिया है, लेकिन शवाहिद पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट के अभी तक इंडियन हुकूमत की तरफ से सामने कोई एक चीज़ भी नहीं लाई गई। और पाकिस्तान ने फिर जब ये ऑफ़र की है कि किसी थर्ड पार्टी से और या किसी की सालिसी में गैर जानिबदाराना तहकीकात में पाकिस्तान मदद करने को तैयार है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान न सिर्फ ये कि उसमें मुलविस नहीं है, बल्कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट के पाकिस्तान के पास खातिर खास शवाहिद मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि वो हर किस्म के तरह की इंक्वायरी के लिए तैयार है, ताउन करेगा। लेकिन भट्टी साहब, आपको क्या लगता है ये जो आज सबूत सामने आए, इसके बाद क्या भारत के ऊपर भी मजीद दबाव पड़ेगा कि इल्ज़ामात जो लगाए उसके सबूत रखो?
मैडम शेख, भारत तो दबाव में है। आपने देखा नहीं, 16 हमारे YouTube चैनल्स बंद कर दिए, हमारे वजीर दिफा का ट्विटर बंद कर दिया। क्यों? कि तस्वीर का दूसरा रुख ना जाए, असल बात ना जाए। DGISPR साहब ने आज 19 सवालों के जवाब दिए हैं। पहली बात, DGISPR साहब ने ठीक कही है कि 7 दिन गुजर गए हैं, अभी तक पहलगाम जो वाक़या हुआ है उस पर कोई सबूत नहीं दे पाए आप। और जो हमने तहकीकात की ऑफ़र की थी न्यूट्रल फोरम पर, उसका भी कोई आपके पास जवाब नहीं है। और फिर ये जो है दहशतगर्द मजीद, इसका हैंडलर सूबेदार सिकंदर, और इस दहशतगर्द नेटवर्क का इंचार्ज मेजर संदीप वर्मा, बाग में फ़ौजी जीप पर हमला, जलालपुर जट्टा में फ़ौज पर दहशतगर्दी का अटैक, किस तरह पैसे आते रहे दहशतगर्द को, किस तरह धमाका खेज मवाद मिलता रहा, किस तरह यहाँ दहशतगर्द को वहाँ से हिदायत मिलती रही, तमाम सबूत, ऑडियो समेत, बैंक ट्रांजैक्शन समेत, ये होते हैं सबूत, ये होते हैं पूरी चीज़ें जब आप कोई दहशतगर्दी के नेटवर्क को बेनकाब करते हैं। बेसरोपा इल्ज़ामात लगाना, झूठी दास्तानें घड़ना, और पाकिस्तान में बजरिया ईरान, बलूचिस्तान में और बजरिया अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी के लिए हर मामले में आगे जाना, ये नहीं देखा क्या? और फिर मैडम शेख, सब DGISPR ने सबूत रखे और हमारे पास तो बेतहाशा सबूत हैं। कलभूषण के पुराने इंटरव्यूज आजकल चलाने चाहिए हमें, और भारतीय वजीर के जो उनका डिप्टी मिनिस्टर है उसका इंटरव्यू चलाना चाहिए, जो उसने बड़े फख्र से बताया था हमने पाकिस्तान में 20 लोग मारे हैं, टारगेटेड किलिंग की है। कनेडियन वजीर आज़म जो है साबिक, जो जस्टिन ट्रूडो, उसका चलाना चाहिए कि भारत दहशतगर्दी क्या क्या करवाता रहा कनाडा में। अमेरिका, बांग्लादेश, म्यांमार और बर्मा, बजरिया अफगानिस्तान, जो भारत दहशतगर्दी करवाता है उसके सबूत जा भेजाएं। बजरिया ईरान, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके सबूत भेजाएं। और अगर इससे ठंड नहीं पड़ती तो उनका अभी भी मशीर है कौमी सलामती का, अजीत डोवल के पुराने इंटरव्यूज निकाल ले। तो भारत ने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान में। हम तो दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हैं। और ये कैसे हो सकता है मैडम शेख के 740 किलोमीटर की जो सरहद है LOC, उस पे फुलादी बाढ़ लगी है, जगह जगह चौकियां हैं, इधर से दहशतगर्द जाते हैं, फिर एक एक सियाह से पूछते हैं कि तुम कौन, और फिर मारते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये झूठी दास्तानें थी, झूठी लगी। आज जो DGISPR ने बताया, ये होते हैं सबूत। अच्छा फखर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी टाइमिंग कितनी अहम, खास करे जो अभी पड़ोसी मुल्क में आला सतह का इजलास भी हो रहा है, मोदी साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसके बाद इंडियन रिएक्शन क्या एक्सपेक्टेड है या क्या तवक्को है आपकी एटलीस्ट? बहुत शुक्रिया अलीना। मैं इसी हवाले से 3 पहलुओं के ऊपर बात करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि ये जो इंडिया की तरफ से एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्दी के जो आज टाइमली एक वो किए गए हैं, DGISPR की तरफ से सबूत पेश किए गए हैं, इसके हवाले से दूसरा जो इसमें जो इंफॉर्मेशन वारफेयर कितनी ज़्यादा अहम है ख़ासतौर के ऊपर इस तरह के मौके के ऊपर, उस पर भी। और तीसरा जो भारतीय जारियत है, क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार है भी या नहीं है। पहली बात तो ये जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वाज़े तौर के ऊपर ये साबित हो रहा है और ये ऑफर भी की गई है कि आप किसी भी इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल मुल्क से ये इसकी जो फॉरेंसिक है वो करवा सकते हैं, जो सबूत दिए गए हैं। इंडियन जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टाइमली है, ख़ासतौर के ऊपर जिस तरह इंडिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब इंडिया खुद सबूत देने पाकिस्तान के मुलव्विस होने के हवाले से नाकाम हो चुका है, तो पाकिस्तान ने तमाम सबूतों के साथ ये साबित किया है कि किस तरह इंडिया मुलव्विस है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से। तो ये पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। दूसरा है कि ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ये कितना ज़्यादा अहम है। देखिए अब जो जदीद जितनी भी जंगें लड़ी जा रही हैं वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और उसके हवाले से जो दुश्मन को नफसियाती तौर के ऊपर आपने किस तरह से काउंटर करना है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। जिस तरह अभी
भट्टी साहब ने कहा कि ये टाइम है इस टाइम दोबारा से पाकिस्तान के पास जो कुलभूषण यादव है उसकी दोबारा से एक फ्रेश एक जो उसकी वीडियो के जरिए स्टेटमेंट के किस तरह वो इन्वॉल्व रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के हवाले से या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जो दहशतगर्दी करते हैं इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड, वो दोबारा से पाकिस्तान को वो चलानी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि कैसे इंडिया वो कर रहा है। और तीसरे नंबर पे जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अलावा जो इंडिया की तरफ से धमकियां और बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर वो किसी टाइम भी हमला कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, 2019 में जब इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने 5 टारगेट सेट किए थे और 5 पे जाके बाकायदा उनकी तस्वीर लेके और वो किया था। एक जो चीज मैं उसमें ऐड करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो कितनी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू इंडिया, के वहां पे एक कृष्णा घाटी में जो इंडिया का हेडक्वार्टर था, और आज हमने देखा उस इंटेलिजेंस का अमली मुजाहरा भी जब सबूत हमारे सामने रखे गए। अब एक छोटी सी ब्रेक, मजीद भी कुछ सवालात हैं उनको डिस्कस करेंगे बट आफ्टर ब्रेक। पाक भारत स्टैंड ऑफ के ऊपर सिचुएशन रूम स्पेशल में दोबारा से खुशामदीद। मोहम्मद अली साहब आप कहिएगा, ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिस्पांस, क्योंकि इंडिया में इस वक्त आला सतह का इजलास चल रहा है, उनके चीफ्स, उनकी जो सारे सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंपॉर्टेंट पर्सनल बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है पाक भारत कशीदगी कोई नया रुख इख्तियार कर सकती है, क्या कर सकती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? मुख्तसरन मैं 30 सेकंड में ये बताऊंगा कि मुझे यूँ लगता है कि भारत ने इस दफ़ा पाकिस्तान की जो रिजॉल्व और कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया है, अपने माइट और को भी ओवर एस्टिमेट किया है और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को मिसरीड किया है कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो अपने मसाइल में कॉन्फ्लिक्ट्स में लगी हुई हैं, तो मेरे पास स्पेस है कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर या इंटरवेंशन या मीडिएशन नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के यूनिलैटरल एस्केलेशन डोमिनेंस के साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी ताकतें हैं, खुसूसन इस दफ़ा यूँ लग रहा है कि चीन भी एक अहम रोल प्ले कर रहा है, ख़ास तौर पे जबकि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात करीब होते जा रहे हैं। मीडिएशन के हवाले से ईरान, अरब ममालिक का भी रोल बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आई होप कि जो लीडरशिप है भारत की उसको वेल मीनिंग उसकी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लीडरशिप समझाएगी कि पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। 6 साल के पहले के मुकाबले में आज हम कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, रेडी भी हैं और शायद उस दफ़ा तो आप जानते हैं जनरल बाजवा थे और DGISI जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर थे जो कि अब आर्मी चीफ हैं। तो मुमकिन है इस दफ़ा हम उतना सब्र और तहम्मुल ना दिखाएं और एक से ज़्यादा अभिनंदन को किसी गलती की सूरत में हमें। अच्छा, पुलवामा का आपने हवाला दिया, साफ़ी साहब तारीख को देखें तो हमने देखा 12 दिन बाद गैर कानूनी कार्रवाई एक रिस्पांस की सूरत में, स्ट्राइक की सूरत में इंडिया ने दिया, फिर हमने भी उसका रिस्पांस दिया। क्या आप देख रहे हैं अभी खदशात तो मौजूद हैं लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या चीज़ों को ज़रा डीएस्केलेट कर सकती है? देखिए ये तो इस मरतबा पहली मरतबा ये हुआ कि आलमी बरादरी की तरफ से इंडिया को कोई पजीराई नहीं मिली। आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा से जो करारदाद आई उसमें भी कोई ऐसा फ़िक्रा नहीं है जिसको इंडिया अपने मौक़िफ़ की तायीद के लिए इस्तेमाल करे और उसमें ऐसे फ़िक्रे हैं जिसको पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ की तायीद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह बाकी दुनिया में जो उसका पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस मरतबा कनाडा जो पाकिस्तान का इल्ज़ाम है वो कनाडा का भी इल्ज़ाम है, कनाडा जैसे मगरबी मुल्क का भी इल्ज़ाम है और उसमें भी वज़न है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत देती हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा ना ख़ास तौर पे कि चीन का, तुर्की का यहाँ पर सालिसी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़े होना, इसको भी आने वाले दिनों में एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज़ ऑफ कोर्स सिचुएशन रूम आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह रखे हुए है, आइंदा भी रखेगा। बट अभी हमें इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।